Hello friends, welcome you all on Yourpedia. So today we are going to discuss about a very important topic of soil mechanics, that is permeability of the soil. Now इस टॉपिक की अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं तो काफ़ी क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं एग्जाम के अंदर, चाहे वो स्टेट लेवल एग्जाम्स हैं या फिर एसएससी जेई एग्जाम है, तो काफ़ी क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। नाउ आज इस वीडियो के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं दो टॉपिक्स। फर्स्ट वन इज डार्सी लॉ एंड सेकंड इज डिटर्मिनेशन ऑफ परमेबिलिटी। अब परमेबिलिटी है क्या, किस तरह से डिफाइन है, तो सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो लेट अस सी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दैट इज परमेबिलिटी क्या है हमारे पास, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल। परमेबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल, जिसके कारण क्या करता है, जो वाटर है या कोई भी लिक्विड है सॉइल में से फ्लो करता है। अब ये फ्लो कैसे करता है, दैट इज इट्स पासिस थ्रू इट्स वॉइड्स। हमें पता है कि जो सॉइल है हमारे पास दैट कंप्राइज ऑफ सॉइल सॉलिड्स। तो आप जैसे ये देख पा रहे होंगे दिस इज सॉइल सॉलिड्स, और इनके बीच में जो आप एम्प्टी स्पेस देख पा रहे हो दैट इज वॉइड्स। तो सॉइल के बीच में क्या होगा, सॉइल सॉलिड्स होंगे और क्या होंगे, वॉइड्स होंगे। तो दैट कंप्राइज ऑफ सॉइल। अब जो सॉइल में से जो वाटर फ्लो करता है दैट इज थ्रू इट्स वॉइड्स। अब ऐसा नहीं है कि वॉइड्स होना केवल जरूरी नहीं है, बट वॉइड शुड बी इंटरकनेक्टेड। जब तक वॉइड्स इंटरकनेक्टेड नहीं होंगे तब तक उसकी परमेबिलिटी, तब तक उसमें से वाटर फ्लो नहीं करेगा। तो इंटरकनेक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ वेरी मस्ट फॉर द परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल। तो वाटर फ्लो तभी करेगा जब उसके अंदर कुछ अच्छी परमेबिलिटी होगी, अच्छी इंटरकनेक्टिविटी होगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ दैट इज इट इज़ द ईज। सेकेंडली हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो इट्स द ईज विद विच वाटर कैन फ्लो थ्रू द सॉइल, मतलब कितना इजिली वाटर फ्लो कर सकता है सॉइल के बीच में, दैट इज परमेबिलिटी। और वही बात है ना, अगर इंटरकनेक्टिविटी अगर अच्छी होगी तो वाटर इजिली पास कर पाएगा, इजिली फ्लो कर पाएगा। अगर इंटरकनेक्टिविटी अच्छी नहीं होगी सोइल्स वॉइड्स के बीच में तो जो क्या होगा, वाटर इजिली फ्लो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर एक ही कंडीशन जो आपको ध्यान में रखनी है जो कि परमेबिलिटी के लिए जरूरी है, दैट इज इंटरकनेक्टिविटी अमंग द वॉइड्स। नाउ जो ये परमेबिलिटी है इसको हम और किस नाम से जानते हैं, इसको हम बोल सकते हैं हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। तो आई होप ये परमेबिलिटी क्या है, क्या सफिशिएंट कंडीशन हमें चाहिए परमेबिलिटी के लिए, वो आपको समझ में आ गई होगी। अब कुछ टेबल है हमारे पास, दैट इज ये जो फर्स्ट टेबल आप देख पा रहे हो, दिस इज यूएसबीआर रिकमेंडेशन। उन्होंने क्या बोला है, अगर हमारे पास परमेबिलिटी की वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ परमेबिलिटी, अगर हमारे पास परमेबिलिटी की वैल्यू क्या है, इस रेंज के अंदर है, दैट इज इफ परमेबिलिटी इज लेस देन, इज ग्रेटर सॉरी, इफ परमेबिलिटी इज ग्रेटर देन 10⁻⁶ सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो उस सोइल को हम क्या बोलेंगे, परवियस सोइल बोलेंगे। वेरस अगर हमारे पास जो परमेबिलिटी है उसकी जो रेंज है दैट इज 10⁻⁶ टू 10⁻⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ऐसी जो सोइल होगी हमारे पास दैट इज सेमी परवियस सोइल। Whereas if the permeability of soil is less than 10⁻⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो वहां पर हमारी जो permeability जो सोइल होगी दैट इज इम्परवियस सोइल। तो ये जो कंडीशन है, तो ये, तो ये जो कंडीशन है ये आपको ध्यान में रखनी है, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है यहाँ से, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहीं हमारे पास सेकंड जो टेबल है उसको भी देख लेते हैं। हमें पता है कि जो सॉइल है अकॉर्डिंग टू पार्टिकल साइज चार तरह से डिफाइन है। फर्स्ट इज ग्रेवल, सेकंड इज सैंड, थर्ड इज सिल्ट एंड फोर्थ इज क्ले। तो ग्रेवल के लिए जो परमेबिलिटी क्या होगी हमारे पास, इट इज ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वेर सैंड के लिए ये जो रेंज है दैट इज 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड टू 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर सिल्ट के लिए अगर हम बात करते हैं तो इसकी रेंज ये है, दैट इज 10⁻³ सेंटीमीटर टू 10⁻7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वेर अगर क्ले है तो इफ द परमेबिलिटी इज लेस देन 10⁻7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये टेबल भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये दो टेबल्स हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इस टेबल से जो ये टेबल है यहाँ से हमें एक चीज तो देखने को मिलती है कि जो ग्रेवल्स है हमारे पास दैट इज हाईली परमिएबल, वेर एज द क्ले सोइल्स आर लीस्ट परमिएबल। तो अगर मैं ऑर्डर की बात करता हूँ तो दैट इज ग्रेवल सबसे ज्यादा परमिएबल है, उसके बाद सैंड, देन सिल्ट, एंड उसके बाद क्या है हमारे पास, क्लेज है। तो जैसे कि देख पा रहे हो कि ग्रेवल जो है दैट इज 10⁻7 टाइम्स मोस्ट परमिएबल है, मोर परमिएबल है देन क्ले। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो इसकी इंपॉर्टेंस भी मैंने आपको बता दी कि क्यों ज़रूरी है, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब किस तरह से क्वेश्चन यहाँ से आते हैं वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, अकॉर्डिंग टू यूएसबीआर क्लासिफिकेशन, द soil whose coefficient of permeability is more than 10⁻³ centimeter per second, the soil will classify as।
अभी हमने पढ़ा कि अगर मेरे सॉइल की परमिबिलिटी 10⁻⁶ सेंटीमीटर पर सेकंड से ज़्यादा हो तो वो जो सॉइल है क्या होगी, परवियस सॉइल होगी। अब ये जो रेंज है दैट इज 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकंड, ये क्या है, ज़्यादा है इससे, मीन्स 10⁻³ जो है वो ज़्यादा है 10⁻⁶ सेंटीमीटर पर सेकंड से, तो हमारी जो सॉइल क्या हो जाएगी, दैट इज परवियस। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो इस तरह का डायरेक्ट क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा एग्जाम में। नेक्स्ट वी हैव when the soil has a coefficient of permeability is 1 mm per second, then the soil should be as gravel, sand, silt, clay। तो ये सेकंड टेबल से हमारे पास क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इसकी जो परमिबिलिटी हमें गिवन है 1 mm पर सेंटीमीटर, 1 mm पर सेकंड। बट यहाँ पर जो हमारा टेबल था इसमें जो वैल्यू हमने ली थी दैट इज सेंटीमीटर पर सेकंड में ली थी, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ अगर कन्वर्ट करूंगा तो मैं क्या आ जाएगा, 10⁻⁻1 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया है, तो कन्वर्ट करके मेरे पास क्या आया, 10⁻⁻1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10⁻⁻1 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये वैल्यू मेरे पास आई है। अब मुझे टेबल रेफर करना है, लाइक टेबल मेरे को याद है, तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, अगर देखो हमारी रेंज, अब यहाँ पर हमारे पास जो रेंज आ रही है दैट इज कितनी है, 10⁻⁻7 है, 10⁻⁻1 सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो अकॉर्डिंग टू वो टेबल अगर हमारी जो वैल्यू है 1 से लेकर 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकंड में आती है तो ऐसी सोइल को हम क्या बोलेंगे, सैंड बोलेंगे। तो इट मीन्स इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, दैट इज सैंड। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, बिकॉज यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये जो 10⁻1 है वो कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा ना, यहाँ पर आएगा 10⁻1। तो यहाँ से जो हमारी सोइल हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, दैट इज सैंड। तो डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल रहा है आपको यहाँ से, तो इस तरह का ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इसके बाद फर्दर अगर हम मूव करते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव डार्सी लॉ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डार्सी लॉ। अब ये टॉपिक क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन डार्सी लॉ से आता है कि डार्सी लॉ है क्या, स्टेटमेंट ही हमें ध्यान में रखनी है। लेकिन उससे उससे पहले कुछ अजम्पशन है जो हमें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट इज, इसकी जो अजम्पशन में है, सोइल इज होमोजीनियस, आइसोट्रॉपिक एंड फुली सैचुरेटेड। देखो सोइल क्या है हमारे पास, होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या है हमारे पास कि जो सोइल है वो एक ही पार्टिकल से है, एक ही पार्टिकल उसमें है। लाइक अगर वो क्ले है तो क्ले सोइल है, ग्रेवल है तो ग्रेवली सोइल है, और सैंड है तो सैंडी सोइल है। तो एक ही तरह के पार्टिकल्स उसके अंदर है, दैट इज होमोजीनियस। सेकंड है आइसोट्रॉपिक, मींस हर डायरेक्शन के अंदर उस सॉइल की प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। परमिबिलिटी भी सॉइल की प्रॉपर्टी है, तो मींस हर डायरेक्शन के अंदर जो परमिबिलिटी होगी वो क्या होगी, सेम होगी। मतलब एक्स डायरेक्शन की बात करता हूँ, वाई डायरेक्शन की बात करता हूँ, जेड डायरेक्शन की बात करता हूँ, किसी भी डायरेक्शन की बात करता हूँ तो परमिबिलिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। और जितनी और भी अदर प्रॉपर्टीज हैं वो भी क्या रहेंगी, सिमिलर रहेंगी। नेक्स्ट वी हैव फुली सैचुरेटेड, मींस जितने भी वॉइड्स होंगे सॉइल के दैट इज कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर। तो उस केस को हम क्या बोलते हैं, फुली सैचुरेटेड केस बोलते हैं। तो ये भी डार्सी लॉ की अजम्पशन के अंदर है। सेकंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट अजम्पशन इज दैट कि द फ्लो शुड बी लैमिनार। मतलब यहाँ पर जो किया है दैट इज फ्लो क्या है हमारे पास, लैमिनार है। मींस अगर हमारे पास फ्लो ट्रांजिएंट हुआ या फिर हमारे पास टर्बुलेंट हुआ तो उस केस के अंदर हमारे पास क्या होगा, डार्सी लॉ क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। तो ये कंडीशन हमारे ट्रू होनी चाहिए कि डार्सी लॉ क्या होना चाहिए, मतलब जो फ्लो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लैमिनार होना चाहिए। अब कैसे पता चलेगा कि फ्लो लैमिनार है, टर्बुलेंट है या ट्रांजिएंट है, तो उसके लिए एक नंबर होता है हमारे पास दैट इज रेनॉल्ड्स नंबर। तो अगर रेनॉल्ड्स नंबर हमारे पास क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 है, तो सोइल मास के लिए ऐसा जो फ्लो हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, लैमिनार फ्लो हो जाएगा। क्लियर। तो ये चीज भी आपको ध्यान देनी है कि फ्लो कंडीशन क्या है लैमिनार फ्लो थ्रू सोइल मास के लिए, कि रेनॉल्ड्स नंबर क्या होना चाहिए, दैट इज लेस देन इक्वल टू -1 होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब ये ग्राफ आप देख पा रहे होगे, तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब लीनियर जा रहा है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ दैट इज आई। ये कंडीशन हो गया लैमिनार फ्लो के लिए, ये लैमिनार के लिए। लेकिन वहीं यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि लोन, ये जो हमारा जोन 2 है, जोन 3 है, इसके लिए क्या जा रहा है, लोन 3। इसके लिए क्या जा रहा है हमारे पास, जो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, ये जा रहा है n। यहाँ पर n की पावर क्या है, 1 है, यहाँ पर जा रहा है n। मतलब यहाँ पर जो है हमें नॉन लीनियर बिहेवियर देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो ये जो हो गया जोन 2 और जोन 3 के लिए। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें कि जो डार्सी लॉ है, यहाँ से आप देख पा रहे होगे कि यहाँ डार्सी लॉ इस जोन के लिए वैलिड है,
तो यहीं से हमारे पास डार्सी लॉ की स्टेटमेंट आती है कि अकॉर्डिंग टू डार्सी लैमिनर फ्लो इन सैचुरेटेड सॉइल मास, द वेलोसिटी ऑफ फ्लो of liquid between 2 points in the soil is directly proportional to hydraulic gradient, means V is directly proportional to I. This is this is the Darcy law. Clear? तो जो भी वेलोसिटी होगी हमारे पास सॉइल मीडियम में वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के। ये कहता है हमारे पास डार्सी लॉ। क्लियर? अब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या है, तो सपोज ये आपको फिगर यहाँ पर दिख पा रही होगी, तो ये हमें बात कर लेते हैं, ये कोई यहाँ से एंट्री पॉइंट है, यहाँ से वाटर एंटर हुआ, इसको मैं दे देता हूँ पॉइंट ए। दिस पॉइंट इज एंट्री पॉइंट जो मेरे पास दैट इज पॉइंट ए। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट मेरे को यहाँ पर दिख रहा है दैट इज पॉइंट बी, दैट इज एग्जिट पॉइंट। यहाँ से वाटर क्या कर रहा है, आउट हो रहा है। तो यहाँ पर मैं देखूं कि वी नो दैट कि हमने बर्नौली इक्वेशन पढ़ी है एंड वी नो दैट कि जो टोटल हेड होता है दैट कंप्राइजेस ऑफ एलिवेशन हेड, जिसको हम डाटा हेड भी बोलते हैं, प्लस प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड। अब सॉइल मीडियम में जो वेलोसिटी होती है दैट इज वेरी वेरी लो, बहुत कम, क्योंकि वाटर क्या करता है, फ्लो नहीं करता, वाटर सीप करता है, रिसता है। सो जो इसकी वेलोसिटी होती है सॉइल मीडियम से वेलोसिटी बहुत कम होती है, तो इसलिए हम वेलोसिटी हेड को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो हमारे पास जो सिग्निफिकेंट जो हेड्स हुए वो है एलिवेशन हेड प्लस प्रेशर हेड, दैट कंप्राइजेस ऑफ टोटल हेड। तो यहाँ पर ये टोटल हेड आपको दिख पा रहा होगा, इसको हम यहाँ पर बोल रहे हैं हाइड्रोलिक हेड। तो एंट्री पे दैट इज एच इन, इनलेट पे हमारे पास क्या है, दैट इज एच इन, वेयर एग्जिट पे हमारे पास दैट इज एच आउट। तो यहाँ पर मेंशन है, आपको यहाँ पर देख पा रहे होगे। तो इन दोनों के बीच में जो हमारे पास ये डेल्टा एच बचा, दिस इज हेड लॉस, कि जब वाटर यहाँ से फ्लो किया सॉइल मीडियम से तो पहले उसके पास हेड क्या था, इतना था, जब बाहर आया, जब वाटर एग्जिट किया तो हेड क्या था, इतना था, तो ये क्या हो गया, हेड लॉस हो गया। तो वही हमारे पास हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या है, डिफाइन है, दैट इज हेड लॉस अपॉन लेंथ ट्रेवल्ड, कि कितना वाटर ने लेंथ ट्रेवल किया थ्रू सॉइल मीडियम, दैट इज ये जो एल आपको दिख पा रहा है। तो यहीं से हमारे पास जो डिफाइन है आई इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन में एल, वेयर एल इज द लेंथ ट्रेवल्ड बाय द वाटर, ये लेंथ ऑफ स्पेसिमन है। अब यहाँ पर सेकंड चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो आई है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है दैट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, कि डेल्टा की जो यूनिट्स है वो भी लेंथ में आएंगे और जो लेंथ है उसकी तो लेंथ में आएगी। तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा हमारे पास डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो जाएगी। अब ये लो तो हमें समझ में आ गया, दैट इज वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अब अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हम हटाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज कांस्टेंट आएगा। इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। अब इसको मैं रीअरेंज करता हूँ थोड़ा सा, तो के की वैल्यू मैं यहाँ से निकालता हूँ, तो के की वैल्यू यहाँ पर आई वी अपॉन में आई। तो इन अदर वर्ड्स मैं कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी को डिफाइन कर सकता हूँ कि कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी मेरे पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो के इक्वल है। कब, जब ये जो आई है हमारे पास हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है किसके इक्वल हो जाए, 1 के इक्वल हो जाए। तो अगर ये आई 1 के इक्वल हो गया तो के किसके इक्वल हो जाएगा, वी के इक्वल हो जाएगा। तो वहीं से ये जो है डेफिनेशन हमारी बनती है कि द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इनसाइड द सोइल इफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज यूनिटी। तो आई थिंक ये चीज भी आपको क्लियर होगी। तो ये डायरेक्ट डेफिनेशंस हैं, ये पूछ ली जाती हैं एग्जाम्स में। इसके बाद अगर मैं देखूं कि डिस्चार्ज मुझे अगर कंप्यूट करना है, तो इन डिस्चार्ज क्या होता है, वेलोसिटी इनटू एरिया, एंड वेलोसिटी मैं इस तरह से कंप्यूट कर सकता हूँ, v इज इक्वल टू के डॉट आई। तो वहीं अगर एरिया से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या निकल जाएगा, डिस्चार्ज निकल आएगा। अब ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है, व्हाट इज दिस एरिया, तो ये एरिया यही है हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस सोइल स्पेसिमेन। ये जो सोइल स्पेसिमेन है इसका क्या है हमारे पास, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्लियर? अब यहाँ पर एक नोट है हमारे पास, दैट इज इंपॉर्टेंट नोट है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि जो फ्लो अभी हम पढ़ के आए थे, जो फ्लो होता है हमारा दैट इज थ्रू इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स। लेकिन यहाँ पर तो हम क्या ले रहे हैं, पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो वेलोसिटी हमें निकलने, जो हमें वेलोसिटी निकाली यहाँ पर दैट इज ये वेलोसिटी, तो ये एक्चुअल वेलोसिटी नहीं है, बिकॉज एक्चुअली जो हमारे पास फ्लो होता है दैट इज थ्रू इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स, और यहाँ पर तो हम कंप्लीट एरिया ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये वेलोसिटी आई और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो डिस्चार्ज है दैट इज नॉट एक्चुअल वेलोसिटी और एक्चुअल डिस्चार्ज। तो एक्चुअल हमारे पास जो फ्लो होता है दैट इज थ्रू इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स। तो लेट द एवरेज एरिया ऑफ द वॉइड्स हमने मान लिया दैट इज ए एस। क्लियर? एंड वही हमारे पास दैट इज वेलोसिटी ऑफ फ्लो हमने मान लिया जो कि पोर्स में से है, दैट इज वी एस, जिसको हम बोलते हैं सीपेज वेलोसिटी। ठीक है,
एक्चुअल वेलोसिटी जो है उसको हम क्या बोलते हैं, सीपेज वेलोसिटी बोलते हैं। अब वी नो दैट कंटिन्यूटी इक्वेशन हमें पता है, Q इज इक्वल टू ए वी। ए हमारे पास वही एरिया जो हमने होल कंप्लीट क्रॉस सेक्शन का लिया है स्पेसिमेन का, और वी वही उसके कोरस्पोंडिंग जो वेलोसिटी है हमें जो देखने को मिली। वहीं हमारे पास ए एस जो है वो वॉइड्स का एरिया है एंड वी एस एक्चुअल वेलोसिटी। तो अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो क्योंकि हमें पता है कि क्यू क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है हमारे पास, तो उसको हमने इस तरीके से लिख लिया है। तो यहाँ से मैं सिंप्लीफाई करके वी एस की वैल्यू निकालता हूँ। तो वी एस क्या है हमारे पास, वी डॉट ए अपॉन में ए एस। ठीक है, नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ी सी कैलकुलेशन मैंने की है कि मैंने क्या किया है कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को एल से मल्टीप्लाई कर दिया है, लेंथ ऑफ स्पेसिमेन से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो लेंथ ऑफ स्पेसिमेन से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ए डॉट एल ये क्या बन गया हमारे पास, वॉल्यूम बन गया। ए क्या था हमारे पास, कम होल एरिया था, और लेंथ ऑफ स्पेसिमेन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोइल बन जाएगा। वेर एज ए एस मेरे पास क्या था, वॉल्यूम किसका था, वॉइड्स का, एरिया किसका था, वॉइड्स का था, और लेंथ ऑफ स्पेसिमेन से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम वॉइड्स आ जाएगा। तो वी एस इज इक्वल टू दैट इज वी, ये वी क्या है, ये वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी, और ये क्या है हमारे पास, दैट इज वॉल्यूम है। तो दिस इज वॉल्यूम ऑफ, दिस इज टोटल वॉल्यूम एंड दिस इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। अब इसको थोड़ा सा मैंने रीअरेंज किया है, दैट इज वी इधर, और इसको वी वी, मतलब ये जो वी वी टी था मैं इसको नीचे ले गया हूँ। तो यहाँ से मैंने देखा कि वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स अपॉन में टोटल वॉल्यूम, इसको हम क्या बोलते हैं, पोरोसिटी बोलते हैं। तो इसका मतलब कि जो मेरे पास एक्चुअल वेलोसिटी दैट इज सीपेज वेलोसिटी आई इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी अपॉन में पोरोसिटी। तो ये जो वेलोसिटी वी एस है इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, सीपेज वेलोसिटी बोल रहा हूँ। अब इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर जो आपको ध्यान में रखनी है कि पोरोसिटी की जो वैल्यू है, एन की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, हमेशा वन से लेस रहती है। ये हमको पता है कि जो पोरोसिटी की वैल्यू रहती है दैट इज जो है हमारे पास वी वी अपॉन वी टी है, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा लेस देन वन रहती है। ऐसा क्यों, बिकॉज अगर मैं देखूं कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो वन से बड़ा होने का मतलब या वन के इक्वल होने का मतलब क्या है कि जो वी वी है वो क्या हो जाएगा, पहले वन के इक्वल देख लेते हैं। वी वी वन के इक्वल कब होगा, मतलब कि कहने का मतलब जो एन जो है वन के इक्वल कब होगा, जब जो वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स है जब किसके इक्वल हो जाए, टोटल वॉल्यूम में इक्वल हो जाए, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तब ये इक्वल हो जाएंगे। तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि अगर सॉइल के बीच में सॉइल सॉलिड्स ही नहीं रहेंगे तो उसको सॉइल थोड़ी बोलेंगे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वहीं ग्रेटर भी नहीं हो सकता, कि ऐसा तो है नहीं कि वी वी क्या हो जाए, ज़्यादा रह जाए, क्योंकि इस इक्वेशन से तो हमें समझ में आ रहा है ना कि वी टी क्या रहेगा, ऑलवेज ग्रेटर देन रहेगा वी वी से, तो वन से ग्रेटर भी नहीं हो सकता। तो एन की जो वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा वन से लेस रहेगी। इट मीन्स जो वी एस है, जो एक्चुअल वेलोसिटी है, दैट इज सीपेज वेलोसिटी है, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी। आई होप आपको एक चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, इसके बाद अगर मैं देखूं एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूँगा। लाइक यहाँ पर देखो आप कि अभी मैं बात कर रहा था, सपोज करो इफ द सोइल इज पार्शियली सैचुरेटेड। अगर सोइल क्या हो जाए हमारे पास, पार्शियली सैचुरेटेड हो जाए, तो ये अभी हम पढ़ रहे थे, दैट इज वी एस इज इक्वल टू वी डॉट ए अपॉन में ए एस, ये हमने पढ़ा था। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था एल से, लेंथ ऑफ स्पेसिमेन से। तो अब यहाँ से आप देखना इंटरेस्टिंग चीज कि अगर सोइल क्या है, पार्शियली सैचुरेटेड है, मतलब अब क्या है, कम सारे के सारे वर्ड्स वाटर से नहीं फिल है। तो अगर मैं एल से इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये चीज तो मेरे पास क्या बन जाएगी, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोइल बन जाएगी। ठीक है, लेकिन ये जो हमारे पास बनेगा, ये वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स नहीं बनेगा, ये क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर ही बनेगा, कि कितने वर्ड्स में कितना वाटर है। क्योंकि अब क्या हो रहा है कि वाटर कंप्लीटली सारे वर्ड्स के अंदर नहीं है। तो ये जो ए एस अपॉन में एल, इस केस में पार्शियली सैचुरेटेड के केस में हमारे पास ये किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर के इक्वल। अब नेक्स्ट चीज, मैं इसको मल्टी सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों को वॉल्यूम ऑफ वर्ड से, दोनों को वॉल्यूम ऑफ वर्ड से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास जो वी एस आएगा, दैट वी एस इज इक्वल टू वी वी क्या है हमारे पास, एवरेज वेलोसिटी है। तो ये चीज देखो अब आप, एक सेकेंड, तो ये चीज देखो कि ये चीज क्या बनी हमारे पास,
दिस इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन में, ये क्या बन गया अपॉन में, ये तो पोरोसिटी बन गया, ठीक है। वहीं अगर ये चीज मैं देखूं, दिस वी वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, दिस इज डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो ये मेरे पास क्या आ गया, डिग्री ऑफ सैचुरेशन आ गया। तो ये मेरे पास बन गया कंप्लीट फॉर्मूला, दैट इज वी एस इज इक्वल टू वी अपॉन में एन डॉट एस। वहीं अगर मेरा एस की वैल्यू क्या हो जाएगा, फुली सैचुरेटेड मतलब एस की वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाएगी, तो मेरे पास वी एस क्या हो जाएगा, वी अपॉन में एन। तो कहने का मतलब कि मोस्ट जो जनरल इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, ये वाली, ठीक है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद एक क्वेश्चन है हमारे पास लाइक कि डार्सी लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल्स इफ, कुछ ऑप्शंस गिवन है हमें कि सॉइल इज होमोजेनियस, तो डार्सी लॉ वैलिड है इस केस के लिए, तो ये तो सही ऑप्शन है। इसके बाद है हमारे पास द सॉइल इज आइसोट्रोपिक, दिस इज आल्सो द वन ऑफ द अजम्पशन। द फ्लो कंडीशन आर लैमिनर, लैमिनर सॉइल के लिए भी, लैमिनर फ्लो के लिए भी हमारे पास डार्सी लॉ वैलिड है। द फ्लो कंडीशन आर टर्बुलेंट, यस दिस इज इनवैलिड केस, तो इसका मतलब जो ऑप्शन गलत है दैट इज दिस, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी होगी कि किस तरह से ये क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमें डिस्कस करना है दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ परमेबिलिटी। नाउ कुछ मेथड्स हैं, फर्स्ट जो आप देख पा रहे हो दिस इज लैबोरेटरी मेथड्स। तो फर्स्ट मेथड वी हैव कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट, सेकंड इज फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट, थर्ड इज कैपिलरी परमेबिलिटी टेस्ट। तो वन बाय वन करके इसको डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या टेस्ट हैं, किन सॉइल्स के लिए वैलिड हैं, किस तरह से किए जाते हैं। तो लेट अस सी। तो फर्स्ट टेस्ट वी हैव कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर जो क्या रहेगा, हेड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब जितने समय के लिए भी हम ये टेस्ट करेंगे, जितने टाइम के लिए, उसमें ये जो हेड रहने वाला है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये तो ये हमारे पास क्या है, सॉइल सैंपल है, यहाँ पर दिस इज सॉइल सैंपल, एंड ये हमारे पास क्या है, वाटर सप्लाई है। मतलब यहाँ से हमें वाटर देंगे, और यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हो ये हेड क्या रहेगा, ये जो एच की वैल्यू क्या रहेगी, ये कांस्टेंट रहेगी। क्लियर। सपोज करो कि ये क्या है हमारे पास स्टार्टिंग में, अगर मैं मान लेता हूँ, लेट अस सी, इसको मैं डाटा मान लेता हूँ, इस पॉइंट को, ये डाटा हो गया। तो यहाँ से लेकर ये जो वैल्यू है, ये जो हेड है मेरे पास, दैट इज H1, ठीक है। वेरस ये जो वैल्यू हुई है मेरे पास इस तरफ, दिस इज H2। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज H, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। नाउ अगर मैं देखूं यहाँ पर कि ये किन सॉइल्स के लिए की जाती है, तो दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड फॉर ग्रेनुलर सॉइल्स, मतलब लाइक सैंड। तो सैंडी सॉइल्स जो होती हैं हमारे पास, उनके लिए ये टेस्ट किया जाता है। ऐसा क्यों, बिकॉज वी नो दैट की जो सैंड होती है हमारे पास, इसकी जो परमिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर हम इसको क्ले सॉइल के लिए करते हैं जिनकी परमिलिटी बहुत कम होती है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा हमें ये टेस्ट कंप्लीट करने में, और सब्सटेंशियल डिस्चार्ज भी हमें देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर। तो इसीलिए ये जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है दैट इज उन सॉइल्स के लिए किया जाता है जिनकी जो परमिलिटी है वो क्या है, थोड़ी ज़्यादा है। अब ये कैसे परफॉर्म होता है, लेट अस सी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ वॉल्यूम हमारे पास ऑब्जर्व हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर हम इसको फ्लो करवा रहे हैं वाटर को, तो वी नो दैट कि कितने समय के लिए हमने टाइम ये टेस्ट किया, वी हैव दैट कि सपोज करो 10 मिनट के लिए किया या 5 मिनट के लिए किया, वी नो दैट टाइम, उस टाइम में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर सॉइल के बीच में से पास हुआ वो हम नोट कर लेते हैं। तो वी नो दैट कि वॉल्यूम बाय टाइम क्या हो जाएगा, मेरे पास डिस्चार्ज हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू डार्सी लॉ डिस्चार्ज इस तरह से भी हमारे पास डिफाइन है, दैट इज के डॉट आई डॉट ए। तो इस तरह से भी डिफाइन है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वी नो दैट कि यहाँ से हम के की वैल्यू लेते हैं, तो के की वैल्यू मैंने रीअरेंज करके के की वैल्यू मैंने इस तरह से कंप्यूट हो जाएगी। अब आई क्या है हमारे पास, आई है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, तो इसको ऐसे निकल सकता है H1 माइनस H2 अपॉन में, मतलब कि हेड लॉस अपॉन में जितना लेंथ उसने ट्रेवल की। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में उसने एल लेंथ ट्रेवल की, और यहाँ पर जिसका हेड क्या था, H1 था, यहाँ पर H2 था। इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोल रहे हैं, H बोल रहे हैं। तो फाइनली जो हमारे पास जो रिलेशन आ जाएगा दैट इज दिस।
तो ये चीज हमें याद नहीं रखनी है, समझना है इसको किस तरह से हमने इसको कंप्यूट किया। तो वी नो कि हमारे पास डिस्चार्ज को लिखने के दो तरीके हैं, एक तो हम v/t से लिख सकते हैं और एक हम लिख सकते हैं ki/a से। तो बस ये चीज आपको याद रखनी है, बाकी तो आप रीअरेंज करके जो भी वैल्यू हमें निकालनी होगी वो निकाल लेंगे, तो फाइनल रिलेशन याद करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट वी हैव फॉलिंग हेड परमिटिविटी टेस्ट। अब फॉलिंग हेड प्रोबेबिलिटी टेस्ट जैसे कि नाम ही बता रहा है कि इसमें जो हेड क्या करेगा, फॉल करेगा जैसे जैसे टाइम क्या होगा, इंक्रीज होगा। लाइक जैसे कि एट टाइम t इज इक्वल टू t1 पे कुछ हेड था h1, टाइम t इज इक्वल टू t2 पे जो हेड हो गया h2 हो गया। तो इस तरह से जो हेड क्या कर रहा है वो फॉल कर रहा है, तो इसलिए इसका जो नाम हो गया टेस्ट का, दैट इज फॉलिंग हेड। अब ये जो टेस्ट किन सॉइल्स के लिए किया जाता है, ये जो टेस्ट किया जाता है दैट इज फाइन ग्रेन सॉइल्स के लिए, लाइक क्लेस के लिए। ग्रैनुलर सॉइल के लिए ये टेस्ट नहीं किया जाता, बिकॉज अगर ग्रैनुलर सॉइल्स के लिए किया जाएगा वी नो दैट कि उनके अंदर जो डिस्चार्ज हमें देखने को मिलेगा वो सब्सटेंशियल डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। और एकदम से क्या होगा, हमारा वाटर जो लेवल है वो डाउन चला जाएगा, मतलब सारा का सारा वाटर क्या कर जाएगा, सॉइल में से फ्लो कर जाएगा तेजी से। और हमें जो हेड डिफरेंस है लाइक H1 और H2 के बीच में जो हमें कितना फॉल हुआ है तो वो देखने का मौका ही नहीं मिलेगा, मतलब H2 हम नोट ही नहीं कर पाएंगे, H1 वी हैव, और थोड़े समय में क्या कर जाएगा, वाटर सारा का सारा नीचे चला जाएगा, तो हम रीडिंग्स ले ही नहीं पाएंगे। इसीलिए हम उन सॉइल्स के लिए करते हैं जिनके अंदर डिस्चार्ज क्या रहे, कम रहे और हमें रीडिंग्स लेने के लिए समय मिले। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या याद रखना है, यहाँ से ये रिलेशन है, यही रिलेशन आपको ध्यान में रखना है कि ये जो रिलेशन है जिससे हम क्या निकाल रहे हैं, परमिटिविटी निकाल रहे हैं। अब इस रिलेशन के अंदर H1 H2 तो आपको पता चल गया कि H1 हमारे पास क्या है, हाइड्रोलिक हेड है T1 पे और वही T2 पे। अब ये T क्या है हमारे पास, दिस इज द टाइम इंटरवल, एक फिक्स टाइम इंटरवल पे हम रीडिंग्स ले रहे हैं। लाइक H1 H2 के बीच में जो टाइम इंटरवल हमने जो नोट किया वही जो इंटरवल होगा H2 और H3 के बीच में होगा। मान लो सपोज करो कि हमने 10 सेकंड का जो भी लिया इंटरवल H1 और H2 को नोट करने में, वही हम 10 सेकंड लेंगे H2 से H3 जाने में। तो T क्या है हमारे पास, टाइम इंटरवल है। ए क्या है हमारे पास, ए इज द एरिया ऑफ सॉइल स्पेसिमेन, ये जो सॉइल स्पेसिमेन है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है हमारे पास, दैट इज दिस। ये हमारे पास क्या हो गया, एरिया हो गया। फिर ए क्या है हमारे पास, स्मॉल ए क्या है, एरिया ऑफ स्टैंड पाइप, जो स्टैंड पाइप से यहाँ वाटर जा रहा है इसका एरिया है। और एल तो आपको पता ही है, दिस एल इज द लेंथ ऑफ द सोइल स्पेसिमेन, ये जो आप देख पा रहे हो दिस इज द कैपिटल एल। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, ये एल यहाँ तक होगी जहां तक भी हमारा सोइल स्पेसिमेन है। नाउ ये जो वैल्यू है दैट इज, ये जो एक्सप्रेशन जो मैंने नोट किया है दैट इज बेस टू ई है, लॉग बेस टू ई। वहीं अगर मैं लॉग बेस टू 10 के लिए नोट करता हूँ तो यहाँ पर एक मल्टीपल से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 2.303 से, तो ये इसमें बन जाएगा। क्लियर, आई होप ये आपको समझ में आ गया, यही रिलेशन हमें ध्यान में रखना है बस इसके अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट वी हैव, तो सपोज करो कि इन अ गिवन टाइम टी जो वाटर जो है हमारा H1 टू H2 जाता है, ठीक है, वहीं सेम इंटरवल पे हमारा जो वाटर जा रहा है H2 टू, ये H2 टू H3 आएगा, H2 टू H3 जा रहा है। तो हम इसको कैसे नोट कर सकते हैं, वी नो दैट परमिटिविटी क्या है, प्रॉपर्टी है वो तो सेम ही रहेगी, H1 टू H2 जाए, H2 टू H3 या फिर H3 से H4, तो K की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो उसको लिख इस तरह से हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट अगर H1 H2 की टर्म्स में लिखूं तो मैं इस तरीके से इसको लिख सकता हूँ, वहीं H2 बाय H3 की फॉर्म में लिखूं तो इस तरीके से। तो इसमें ये सब चीजें तो कांस्टेंट ही हैं, ये सब चीजें तो कट कुट के हमारे पास क्या आ जाएगा, तो सिंप्लीफाई कर कर हमारे पास जो चीज आएगी दैट इज H1 बाय H2 इज इक्वल टू H2 बाय H3। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, H2 निकाल सकते हैं सिंप्लीफाई करके लाइक दिस। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि सपोज करो कि आपने H1 रीडिंग नोट की और H2 आपने नोट नहीं की, फिर H3 की, मतलब आप बीच की कोई रीडिंग भूल गए, तो आप यहाँ से इसको क्या कर सकते हो, मैच भी कर सकते हो। और अगर आपने गलत नोट की, अगर आप उसको वेरीफाई करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। सिंपली H2 आप सिंपली इस तरह से कंप्यूट कर सकते हो H1 डॉट H3। तो इस तरह से ये चीज़ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है। तो आई होप ये चीज़ भी आपको क्लियर होगी। इसके बाद थर्ड टेस्ट वी हैव कैपिलरी परमेबिलिटी टेस्ट। ये तीसरा टेस्ट है जो कि लेबोरेटरी टेस्ट है। अब ये टेस्ट किस सॉइल्स के लिए होता है, दिस टेस्ट इज डन फॉर पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल्स। अब फुली सैचुरेटेड सॉइल्स के अंदर क्यों नहीं होता, बिकॉज फुली सैचुरेटेड सॉइल्स के अंदर कैपिलरिटी नहीं बनती, कैपिलरिटी जो बनेगी वो पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल्स के अंदर बनती है। तो इसलिए ये जो टेस्ट है वो पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल्स के लिए किया जाता है। अब इन सॉइल से हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, इस जो टेस्ट से हम फाइंड कर सकते हैं परमेबिलिटी एंड कैपिलरी राइज। क्लियर, इस टेस्ट का दूसरा नाम भी है दैट इज हॉरिजॉन्टल कैपिलरी टेस्ट, ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो सिर्फ इतनी ही बातें हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है।
कैपिलैरिटी परमिटिविटी टेस्ट के अंदर कि किन सॉइल्स के लिए किया जाता है, क्या क्या हम इसे फाइंड कर सकते हैं और इसको किस नाम से जाना जाता है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम देख लेते हैं। द कांस्टेंट हेड परमिटिविटी टेस्ट इज यूज्ड फॉर, अभी हमने डिस्कस किया था कि ये जो टेस्ट है हम किसके लिए करते हैं, ग्रैनुलर सॉइल के लिए करते हैं। अब ग्रैनुलर सॉइल्स क्या होती हैं, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं, लाइक फाइन ग्रेन्ड सॉइल, ये नहीं, इनके लिए किया नहीं जाता, तो ऑल ऑफ द अबव भी नहीं होगा क्योंकि ये ऑप्शन गलत है। पार्शियल सॉइल के लिए भी नहीं किया जाता, ऐसा हमने पढ़ा नहीं है। तो लाइक ये जो ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, दैट विल बी ट्रू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इन फॉलिंग हेड परमिटिविटी टेस्ट ऑपरेटर्स द वाटर हेड एट एनी टाइम इंस्टेंट इज इक्वल टू, जो वाटर हेड है मतलब एच है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू क्रॉसिंग, ये तो ऐसा जरूरी नहीं है, ये तो नहीं है, हाइट ऑफ परमिटिविटी भी नहीं है, नन ऑफ दिस भी नहीं है। तो डिफरेंस इन द वाटर लेवल विल बी द राइट आंसर। जो एच जो होता है हमारे पास, जो वाटर हेड होता है, ये डिफरेंस होता है हमारे पास, डिफरेंस इन द वाटर लेवल। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इन अ कांस्टेंट हेड परमीमीटर विद क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, when the flow was taking place under a hydraulic gradient is equal to 0.5, the amount of water collected in 60 seconds is 600 cc and the permeability of the soil is, permeability निकालनी है। तो कांस्टेंट परमिटिविटी टेस्ट में हमें पता है कि दो, हम जो डिस्चार्ज निकालते हैं वो हमें एक्सप्रेशन था v बाई टी, दिस वॉल्यूम बाई टी इज इक्वल टू के आई ए। तो ये चीज यहाँ से हमें क्या निकालनी है, परमिटिविटी निकालनी है। तो वॉल्यूम हमें पता है, वॉल्यूम कितनी गिवन है, 600 सेंटीमीटर क्यूब। वहीं हमें टाइम कितना गिवन है, 60 सेकेंड्स। इज इक्वल टू, के की वैल्यू हमें कंप्यूट करनी है, आई हमें गिवन है 0.5 और वहीं यहाँ पर जो हमें ए की वैल्यू गिवन है दैट इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर इसको कंप्यूट करते हैं तो यहाँ पर मैं इसको कट करता हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, 10 आएगा, ये 10 हो गया, यहाँ से कट हो जाएगा, मीन्स ये हमारे पास क्या आएगा, दैट इज 1/0.5, 1/0.5 इज इक्वल टू के विच इज इक्वल टू 2। तो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट विल बी अवर आंसर। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, द टू सॉइल स्पेसिमेन विद आइडेंटिकल जियोमेट्रिकल डायमेंशंस वर सब्जेक्टेड टू फॉलिंग हेड परमिटिविटी टेस्ट इन द लैबोरेटरी under the identical condition, under the identical condition the fall of water head was measured after an identical time interval. The ratio of initial to the final water head for the time involving the first specimen was 1.25. If the coefficient of the permeability of the specimen is 5 times that of the first, the ratio of the initial to final water head in the test involving the second specimen is, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो सेकंड हमारे पास जो स्पेसिमेन है उसकी जो हमारा परमिबिलिटी है दैट इज 5 टाइम्स है। तो मतलब ये हमारे पास सेकंड स्पेसिमेन, उसको मैं K2 बोलता हूँ, तो K2 क्या है, 5 टाइम्स K1 है। ये चीज़ हमें गिवन है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है रेशियो, निकालनी है इनिशियल टू फाइनल वाटर हेड। मीन्स अगर मैं एक्सप्रेशन लिखता हूँ फाइनल, ये फॉलिंग हेड परमिबिलिटी टेस्ट का, तो मेरे पास एक्सप्रेशन किस तरह से आता है, ए डॉट एल अपॉन में ए डॉट टी लॉग बेस टू ई H1 अपॉन में H2। तो ये आएगा यहां से। अब ये किसके इक्वल है, 5 टाइम्स है, ये हो गया हमें, ये जो वैल्यू है मेरे पास ये सेकंड स्पेसिमेन की है, और यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 5 इंटू ए डॉट एल अपॉन में ए डॉट टी लॉग ई H1 बाई H2। ये हो गया फर्स्ट स्पेसिमेन की, दिस फॉर फर्स्ट स्पेसिमेन। तो बाकी सब चीजें तो यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट ही हैं। तो इसको देखते हैं हम यहाँ पर, लाइक अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये चीज़ तो यहाँ से क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, और ये जो इसकी वैल्यू मुझे गिवन है दैट इज 1.25 गिवन है। तो यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ कि अब मेरे पास जो बचेगा, लाइक कैसे बचेगा कि log e H1 बाई H2, यहाँ से तो ये बचा, और यहाँ से क्या बचा मेरे पास
5 log e 1.25। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम इसको, नेक्स्ट स्टेप में वी नो दैट कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है log की, कि अगर हमारे पास क्या है कि ऐसे है कुछ n log x है, तो ये क्या हो जाएगा log x रेज़ टू पावर n। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो सिंपली हम क्या कर लेंगे, ये log है हमारे पास, तो log h1 बाई h2 ये हमारे पास इस तरीके से आएगा, और यहाँ पर ये 1.25 क्या क्या हो जाएगा log यहाँ पर आएगा log e, और 1.25 की क्या जाएगी पावर चली जाएगी 5। तो इसको हम क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ से log कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, दैट इज h1 बाई h2 इज इक्वल टू 1.25 की पावर 5, विच इज इक्वल टू, यहाँ पर आंसर आना चाहिए 3.05 के आसपास। तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन है, ये इसको करेक्ट कर लेना आप, कि ये किसी एक ऑप्शन को हम सही कर लेते हैं, दैट इज ये हो जाएगा 0.05 एंड दैट विल बी द राइट आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। सिंप्लीफिकेशन है, कैलकुलेशन है सिंपल, जो आप कर सकते हो खुद, बेसिकली कंसेप्ट समझ में आना चाहिए था, वो हमें आ ही गया। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, तो कुछ इनडायरेक्ट मेथड्स हैं, अभी हम डिस्कस कर रहे थे दैट आर सम लैबोरेटरी मेथड्स। अब कुछ मेथड्स हमारे पास हैं दैट आर इनडायरेक्ट मेथड्स, लाइक फर्स्ट मेथड वी हैव, फर्स्ट इक्वेशन वी हैव। इनडायरेक्ट मेथड को हम बोलते हैं एम्पेरिकल रिलेशंस बोलते हैं, कुछ इक्वेशंस होती हैं। तो हमारे पास ये सब इक्वेशंस हैं, कोजेनी-कर्मन इक्वेशन, एलन हेजन इक्वेशन, कंसोलिडेशन इक्वेशन, टरजागी इक्वेशन एंड लॉरेंस इक्वेशन। तो ये 5 इक्वेशन है, ये आपको ध्यान में रखनी है, ये पूछ ली जाती है कि लॉरेंस इक्वेशन से हम क्या निकालते हैं, टरजागी इक्वेशन क्यों यूज होती है। तो इसको वन बाय वन करके हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वी हैव कोजेनी-कर्मन इक्वेशन। तो ये इक्वेशन क्या कहती है, दैट इज, ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से है, k इज इक्वल टू सी डॉट गामा एफ अपॉन में म्यू एफ डॉट ई क्यूब प्लस 1 प्लस ई डॉट डी स्केयर। अब यहाँ पर जो k है दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, गामा एफ हमारे पास क्या है, यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड, म्यू एफ हमारे पास क्या है, डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, वहीं वॉइड रेशियो ई क्या हो गया, वॉइड रेशियो हो गया, डी इज पार्टिकल साइज एंड एस एस जो कि इस फॉर्मूला के अंदर है दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक सरफेस एरिया। बाकी सब टर्म तो आई थिंक आपको क्लियर होगी। ये स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होता है, द स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो होता है हमारे पास स्पेसिफिक एरिया अपॉन में वॉल्यूम। इस चीज को देखते हैं। अब सपोज करते हैं कि मैंने क्या किया, पार्टिकल को स्फेरिकल अज्यूम किया। तो पार्टिकल को अगर मैं स्फेरिकल अज्यूम करता हूं तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया किस तरह से कंप्यूट होगा, वही नो दैट कि जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया होगा वो क्या आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्लियर। और वहीं अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, क्लियर। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो यहां से जो मेरा स्पेसिफिक सरफेस एरिया आएगा दैट इज 3 अपॉन में आर। वहीं अगर मैं डायमीटर की फॉर्म में इसको नोट कर लेता हूं तो एस एस इज इक्वल टू 6 अपॉन में डी। तो इसका मतलब यहां से जो हमें ध्यान में आ रहा है कि एस एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में डायमीटर, ठीक है। तो इस डी स्केयर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय एस एस स्केयर भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से ये इस तरह से भी मैं इसको क्या कर सकता हूँ, कंप्यूट कर सकता हूँ इस इक्वेशन को। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। तो दिस इज द कोज़ेनी-कर्मन इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इससे, क्योंकि बहुत सारी टर्म्स इंक्लूड हैं इसके अंदर, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, तो नेक्स्ट वी हैव एलन हेजन इक्वेशन। तो एलन हेजन इक्वेशन क्या कहती है हमें, दैट इज k इज इक्वल टू सी डॉट डी 10 का होल स्क्वायर। अब k यहाँ पर क्या है, हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है। अब ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर जो कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी आएगी वो सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगी, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, कांस्टेंट हमारे पास क्या हो गया 100 है, जो सी की वैल्यू, और इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल d10 जो कि हमें लेना है सेंटीमीटर में। नाउ इसके बाद अगर मैं ध्यान में रखूं कि ये d10 जो है हमारे पास दैट इज k इज इक्वल टू d10। अब d10 होता क्या है, k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d10 का स्क्वायर, यहाँ से हमें ये चीज देखने को मिल रही है। अब d10 है क्या, d10 क्या है हमारे पास, d10 क्या शो करता है, d10 ये शो करता है कि 10% पार्टिकल क्या है, फाइनर है देन दिस साइज। 10% पार्टिकल्स आर फाइनर देन दिस साइज। जो d10 का जो साइज होगा, सपोज करते हैं d10 का साइज मैं मान लेता हूं कि है मेरे पास 75 माइक्रोन। तो अगर 75 माइक्रोन d10 का साइज है तो
इससे कितने परसेंट पार्टिकल्स फाइनर है, दैट इज 70, इससे 10% पार्टिकल्स क्या है मेरे, 10% पार्टिकल्स क्या है फाइनर है। तो ये इसका क्या है सिग्निफिकेंस है। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी लाइक किस तरह से हम इसको कंप्यूट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वी हैव कंसोलिडेशन इक्वेशन। सो नेक्स्ट वी हैव कंसोलिडेशन इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या कहती है, दैट इज k इज इक्वल टू cv डॉट गामा w डॉट mv, वेयर k क्या है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, cv इज कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, गामा w इज यूनिट वेट ऑफ वाटर, गामा mw इज mv इज कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। ये cv और ये जो mv है इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे कंसोलिडेशन, वहां पर इसका क्या है सिग्निफिकेंस ज्यादा है। और ये इक्वेशन उस चैप्टर में बहुत ज्यादा और ये जो इक्वेशन है ये कंसोलिडेशन निकालने के लिए वेरी वेरी सिग्निफिकेंट है, वहां पर इसका काफी ज्यादा यूज है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम कंसोलिडेशन पढ़ेंगे। अभी के लिए याद रख लेते हैं कि सीवी एमवी क्या है हमारे पास, ये कुछ कोएफिशिएंट्स हैं और ये हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन है। नेक्स्ट वी हैव ट्रजागी इक्वेशन। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से है, k इज इक्वल 200 डॉट ई स्क्वेयर डॉट डी स्क्वेयर। अब 200 क्या हो गया हमारे, तो कांस्टेंट है, e इज वॉइड रेशियो, k इज कोएफिशिएंट ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड d इज द, d समझते हैं हम यहाँ पर d क्या है। तो सपोज करो एक पार्टिकल है और एक तरफ से हमने मान लिया कोई स्फीयर है, तो इस स्फीयर का जो स्पेसिफिक एरिया होगा वो क्या होगा इस पार्टिकल के स्पेसिफिक एरिया के इक्वल हो जाए। तो जिस साइज पे ये इक्वल होगा, जिस स्फीयर के साइज पे ये इक्वल होगा वो हमारा क्या हो गया d हो गया। दोबारा समझते हैं इसको कि सपोज करो हमारे पास क्या है, ये एक पार्टिकल है और ये हमारे पास क्या है एक स्फीयर है, इसका स्पेसिफिक एरिया सपोज करो एस है, तो इसका भी क्या हो जाए एस हो जाए। तो जिस साइज ऑफ स्फीयर पे, जिस साइज ऑफ स्फीयर पे इसका जो स्पेसिफिक एरिया और इसका जो पार्टिकल का स्पेसिफिक एरिया सेम हो जाए, तो वो जो साइज ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा हमारे पास इफेक्टिव साइज हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ क्वेश्चन है कि कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल वेरीज अप्रोक्सीमेटली एज। तो अभी हमने एलन हैजन इक्वेशन पढ़ी थी, एलन हैजन इक्वेशन वो क्या कह रही थी कि k इज इक्वल टू सी डॉट डी स्क्वेयर, यहां पर d क्या था d10 था इफेक्टिव साइज, क्लियर। तो k डॉट d10 स्क्वेयर, तो यहां पर जो आंसर आना चाहिए k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d10 का स्क्वेयर। तो ये ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा राइट हो गया। इसके बाद कुछ टेस्ट है हमारे पास, दैट इज फील्ड मेथड्स में, जिसमें हम कहते हैं परमेबिलिटी हम निकाल रहे हैं फील्ड मेथड से। तो इसमें दो टेस्ट हैं, पंपिंग आउट टेस्ट और पंपिंग इन टेस्ट। तो फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं पंपिंग आउट टेस्ट, ठीक है। तो ज्यादा डिटेल में तो उसको भी डिस्कस नहीं करेंगे हम, अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्या होते हैं। तो पंपिंग आउट टेस्ट जैसे कि नाम ही बता रहा है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो वाटर है उसको पंप आउट करवाते हैं सॉइल मीडियम से टू डिटरमाइन इट्स परमेबिलिटी, जैसे कि एक्वीफर्स के केस के अंदर होते हैं। अब एक्वीफर्स क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे जब हम, अब एक्वीफर्स दो तरह के होते हैं, फर्स्ट इज कन्फाइंड एक्वीफर और अनकन्फाइंड एक्वीफर। तो अगर क्या हो गया उसके ऊपर कोई कन्फाइनिंग लेयर है लाइक इस तरह से कि वो कन्फाइंड है दो लेयर्स के बीच में, तो उसको हम क्या बोलते हैं कन्फाइंड एक्वीफर बोलते हैं। वेयर एज अगर हमारे पास कोई भी कन्फाइनिंग लेयर नहीं है तो दैट एक्वीफर इज कॉल्ड एज अनकन्फाइंड एक्वीफर। अब एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि कौन कौन सी थ्योरी यूज होती है इनके एनालिसिस के लिए, दैट इज थीम्स थ्योरी एंड डुपिट्स थ्योरी। और ये जो टेस्ट है वो लार्ज एरिया में किया जाता है, क्लियर। तो दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड फॉर लार्ज एरिया। नेक्स्ट वी हैव पंपिंग इन टेस्ट। तो पंपिंग इन टेस्ट जैसे कि नाम ही बता रहा है, दैट इज पंप्ड थ्रू, इन दिस द वाटर इज पंप्ड थ्रू ड्रिल्ड होल्स, कि हम होल ड्रिल करते हैं फिर उसके अंदर वाटर पंप इन करते हैं टू डिटरमाइन इट्स परमेबिलिटी। दो तरह के हमारे पास पंपिंग इन टेस्ट होते हैं, ओपन एंड टेस्ट एंड पैकेट टेस्ट, बस नाम आपको ध्यान में रखने हैं। अब ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये जो नोट है, दैट इज पंपिंग आउट टेस्ट गिव्स मोर रिलायबल रिजल्ट्स देन पंपिंग इन टेस्ट, लेकिन लार्ज एरिया में किए जाते हैं इसलिए ये जो टेस्ट होते हैं क्या होते हैं वेरी वेरी कॉस्टली होते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब कुछ एक क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, टू ऑब्जर्वेशन वेल पेनिट्रेटेड इनटू ए कन्फाइंड एक्वीफर and located 1.5 kilometer apart in the direction of flow indicated head 45 मीटर to 20 मीटर। मतलब कि जब ये शुरू हुआ था यहाँ पर जो हेड था हमारे पास 45 था
और उसके बाद जब हेड, यहाँ पर हमारे पास हेड कितना मिला, दैट इज 20 मीटर। मतलब यहाँ पर ऐसे वाटर फ्लो कर रहा है, सपोज करो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पे जो हमारा हेड है तो 45 है, एंड इस पॉइंट पे जो हमारा हेड है कितना है 20। कितना इसने ट्रैवल कर लिया, 1.5 किलोमीटर। परमिलिटी बता रखी है एक्वीफर की कितनी है, 30 मीटर पर डे, और पोरोसिटी गिवन है दैट इज 0.25। अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, लाइक कि यहाँ पर हम इसको निकालते हैं, वेलोसिटी निकालने हैं। अगर हम यहाँ से, हमें क्या निकालना है, यहाँ पर टाइम ऑफ ट्रैवल निकालना है। तो टाइम हम कैसे निकाल सकते हैं, लाइक अगर आपको पता है टाइम हम कैसे निकाल सकते हैं, दैट इज डिस्टेंस जितना ट्रैवल किया अपॉन में वेलोसिटी। तो कहने का मतलब अगर मैं वेलोसिटी निकाल लूँ तो मैं क्या निकाल पाऊंगा, टाइम निकाल पाऊंगा। डिस्टेंस तो क्योंकि गिवन है हमें 1.5 किलोमीटर, तो वेलोसिटी निकालते हैं। तो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू डार्सी लॉ, v क्या होता है हमारे पास, v इज इक्वल टू के आई। के कितना गिवन है हमें, 30 मीटर पर डे, इनटू आई कितना गिवन है। अब आई क्या होता है हमारे पास, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, दैट इज हेड लॉस अपॉन में लेंथ ट्रेवल। तो हेड लॉस कितना हुआ, 45 टू 20 आ गया, तो इसका मतलब 25 मीटर हमारे पास हेड लॉस हुआ, अपॉन में कितना लेंथ उसने ट्रैवल किया। अब ये मीटर के अंदर है तो यूनिट हमें सेम करनी होगी, तो इसको मैं लिख देता हूँ कितना लेंथ इसने ट्रैवल किया, 1.5 किलोमीटर, दैट इज इक्वल टू 1500 मीटर। तो इसको सोल्व कर लो, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास यहाँ पर v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लाइक इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ 25 1 इंटू ये कितना हो जाएगा मेरे पास, दैट इज 60 1 दैट इज 2। तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आ गई v इज इक्वल टू 1/2 मीटर पर डे, क्योंकि यहाँ हमारे पास ये डे में है ना के, तो ये हमारे पास आ गई। अब बट ये दिस इज नॉट द एक्चुअल वेलोसिटी, वी नो दैट कि एक्चुअल वेलोसिटी क्या होगी, vs इज इक्वल टू v अपॉन में n। तो पोरोसिटी कितनी गिवन है हमें, दैट इज 0.25। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, vs हमारे पास कितना आया, दैट इज vs इज इक्वल टू 1 अपॉन में 0.5 विच इज इक्वल टू 2 मीटर पर डे। तो जो एक्चुअल वेलोसिटी हमारे पास कितनी आई, 2 मीटर पर डे। तो टाइम निकाल लो, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया 1500 मीटर, और वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर डे। तो कितना टाइम लग जाएगा, दैट इज अराउंड 750 डेज। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो इस तरह का क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है एग्जाम के अंदर। तो आई होप ये अब क्लियर हो गया होगा आपको। तो जितना भी हमने डिस्कस किया इस वीडियो के अंदर, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। इस तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए जहाँ भी आपको इम्प्रूवमेंट की नीड लगती है या इम्प्रूवमेंट की नीड आप हमें बताइए। सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। सो फ्रेंड्स, कीप शेयरिंग and please subscribe to our channel and stay happy and stay healthy and keep learning with Yopedia. Thank you.